समुद्र उस दिन शांत नहीं था। लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे कोई पुराना गुस्सा फिर जाग गया हो। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था, बिल्कुल खून जैसा। समुद्र के बीच एक जहाज खड़ा था, ब्लैक टेम्पेस्ट। उसका मस्तूल टूटा सा था, पाल फटे हुए थे, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा रौब था। डेक पर खड़ा था आरव, लंबा कद, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में वो आग जो सिर्फ उन लोगों की होती है जिन्होंने कुछ खोया होता है। आरव के हाथ में एक पुराना कंपास था, कांपता हुआ जैसे किसी दिशा को नहीं, किसी याद को ढूंढ रहा हो। आरव ने धीमी भारी आवाज में कहा, समुद्र से मैंने सब कुछ पाया भी है और सब कुछ खोया भी, लेकिन अब ये समुद्र मुझसे जवाब देगा। पीछे से आवाज आई। कबीर हंसते हुए बोला, कैप्टन, अगर समुद्र जवाब देने लग गया तो सबसे पहले वो बोलेगा, भाई मुझे अकेला छोड़ दे। मजाक अपनी जगह है कबीर, लेकिन आज जो शुरू होने वाला है वो खेल नहीं है। आज हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। कैप्टन, मैं सीरियस ही हूँ। मैं बस टेंशन को जोक बना देता हूँ, वरना डर मुझे ही खा जाता। डेक के एक कोने में रस्सियों के पास राहुल खड़ा था, चुप गंभीर और आंखें हर हरकत पर। वो आरव के पास आया और बोला, जहाज आधा टूटा है, खाना कम है और दुश्मन हर तरफ हैं। फिर भी अगर तुम पूछो तो मैं कहूँगा हम तैयार हैं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम तलवार अच्छे से चलाते हो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम पीठ नहीं दिखाते। अचानक समुद्र के दूसरी ओर एक छोटी नाव दिखी। नाव धीरे धीरे पास आई। उसमें खड़ी थी एक औरत, काली जैकेट, कमर में 2 खंजर और आंखों में तूफान। उसका नाम था इज़ाबेला। वो जहाज पर चढ़ी बिना किसी डर के। उसने सीधे आरव से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी चाहिए। कैप्टन, ये डील मुझे पसंद आ रही है और ये लड़की भी डील पक्की करो। समंदर में भरोसा महंगा होता है और तुम काफी महंगी लग रही हो। और तुम काफी जिद्दी लग रहे हो। उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक कपड़ा निकाला। कपड़ा खुलते ही सब चुप हो गए। वो था एक लाल निशान वाला नक्शा। ये नक्शा सिर्फ खजाने का नहीं, ये युद्ध की शुरुआत है। ये सफर आसान नहीं होगा, इसमें बहुत खतरे हैं। ये निशान मैंने इसे पहले देखा है, शायद बहुत पहले। हाँ, इसी निशान ने तुम्हारे पिता को मारा था। अच्छा, तो ये स्टोरी कॉमेडी से शुरू हुई थी और ट्रॉमा पे आ गई है। अब पता नहीं ये स्टोरी कहाँ तक जाएगी। अगर ये वही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे समुद्र जले या आसमान गिरे, मैं इस सफर को पार करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो समझ लो, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे आंधी आए या तूफान, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और मैं उस कसम में कॉमेडी का तड़का डालूंगा और सबको हंसाऊंगा। और मैं आखिरी वार करूंगा, जो भी सामने आएगा उसको काट के रख दूंगा। आज से ब्लैक टेम्पेस्ट सिर्फ जहाज नहीं, एक कसम है और हम इसे कायम रखेंगे। जो भी इसके सामने आएगा हम उसे काट के रख देंगे। जहाज आगे बढ़ा, लाल आसमान के नीचे। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे खुद भी नीचे चल रही साजिशों से डर रहा हो। ब्लैक टेम्पेस्ट चुपचाप समुद्र चीरता आगे बढ़ रहा था। डेक पर जलती मशालों की रोशनी में जहाज की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, मानो वो भी किसी अनहोनी की गवाही दे रही हो। आरव नक्शे को फैलाकर खड़ा था। इज़ाबेला, राहुल और कबीर चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, ये लाल निशान किसी साधारण खजाने का नहीं है। जहाँ जहाँ ये बना है वहाँ किसी का विश्वास टूटा है या किसी की जान गई है। हम वहाँ सिर्फ बात करने जा रहे हैं या पूरी फाइट पैक के साथ? अगर फाइट करने जा रहे हैं तो मुझे अपनी तलवार को शार्प करना होगा। ब्लड हार्बर में बात करने से ज्यादा लड़ना आसान होता है। वहाँ कोई मुंह से बात नहीं करता, वहाँ सब तलवार से बात करते हैं। उन्हें वहाँ दुश्मन नहीं बल्कि साथी ढूंढने हैं। और हाँ, वहाँ किसी से उलझना मत। हमें वहाँ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना है, दुश्मनी के लिए नहीं। सुबह होते होते ब्लैक टेम्पेस्ट एक ऐसे बंदरगाह के सामने खड़ा था जहाँ जहाज आधे डूबे हुए थे और झंडे फटे लटक रहे थे। लकड़ी के तख्ते चरमराते थे और हवा में शराब व बारूद की मिली जुली गंध थी। जैसे ही वे किनारे उतरे, हर नजर उनकी तरफ उठ गई। तभी एक भारी आवाज गूंजी कि यहाँ नए लोग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। आवाज का मालिक था गोरान। भारी शरीर, लोहे की बांह और चेहरे पर पुराने घावों के निशान। उसने सीधे पूछा, तुम किस लिए आए हो? हम दुश्मनी नहीं, सौदा करने आए हैं। एक ऐसा सौदा जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। समुद्र में सौदा हमेशा खून से लिखा जाता है। हर सौदे का अंजाम मौत होती है। मुझे नहीं लगता ये आदमी कोई डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट तो क्या, ये 1% बार ऑफ नहीं देगा। इसका मुंह देखो कितना खड़ूस है। गोरान ने इशारा किया और उसके आदमियों ने एक मोटा लकड़ी का खंभा खड़ा कर दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरा भरोसा चाहते हो तो तुम्हें मेरे सबसे ताकतवर आदमी को जमीन दिखानी होगी। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राहुल आगे बढ़ा और बोला कि वह लड़ सकता है, लेकिन आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि आज वह खुद लड़ेगा। ये लड़ाई ताकत की नहीं, निशाने की होगी। ये लोग इसमें माहिर होते हैं। अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। आरव ने तलवार निकाली और लड़ाई शुरू हो गई। वार पर वार हुए, लकड़ी टूटी, खून गिरा। अंत में आरव की तलवार गोरान के आदमी की गर्दन पर थी। पूरे बंदरगाह में सन्नाटा छा गया।
बहुत समय बाद किसी ने दिल से लड़ाई लड़ी है। उसने अपना झंडा उतारा, एक टूटा हुआ काला झंडा, और ऐलान किया, आज से मेरे लोग आरव के साथ हैं, लेकिन अगर आरव डूबा तो हम भी नहीं बचेंगे। मैं डूबूंगा नहीं, या तो जीतूंगा या कहानी बन जाऊंगा। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। टीम अपग्रेड हो रही है और अगला स्टेप स्नैक्स होना चाहिए, और स्नैक्स में गर्मा गर्म समोसे हो और ऊपर से हरी चटनी हो तो मजा आएगा। रात को जहाज पर लौटते समय इज़ाबेला आरव के पास आई और कहा, तुम हर किसी से ऐसे नहीं लड़ते। अगर मैं बदल भी गया तो भी तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा। तुम मुझे पसंद आने लगी हो, मेरी नजरें तुमसे हटती ही नहीं है। समुद्र की लहरें धीरे धीरे जहाज से टकराती रही। ब्लैक टेम्पेस्ट रात की चुप्पी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। आसमान में बादल ऐसे जमा थे मानो कोई बड़ा रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए हो। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, और यही शांति सबसे बड़ा खतरा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। डेक पर चारों खड़े थे। आरव, जिसकी आंखों में आग जल रही थी और जिसका अतीत उसे आगे धकेल रहा था। इज़ाबेला, जिसके चेहरे पर चिंता और भरोसा एक साथ दिखाई दे रहे थे। राहुल, जो बिना थके हर दिशा पर नजर रखे हुए था, और कबीर, जो अपने डर को छुपाने के लिए लगातार बोल रहा था। उसने हंसी में कहा, जब भी समुद्र इतना शांत हो जाता है मुझे अपनी जिंदगी की सारी गलतियां याद आने लगती हैं, और अगर मैं जिंदा बच गया ना तो एक शांत जिंदगी जीऊंगा। शायद चाय की दुकान ही खोल लूं। पहले इस रात से तो निकल जाएं, बाद में जिंदगी की प्लानिंग करेंगे। चाय की दुकान डालनी है या समोसे की। ब्लड हार्बर का झंडा अब हमारे साथ है, और अगला ठिकाना स्टॉर्म सिस्टर्स रीफ है, और वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। वहाँ जाना खुद को मौत के हवाले करने जैसा है। दो विशाल चट्टानों के बीच ऐसा भंवर है जो सिर्फ जहाज ही नहीं, इरादे भी तोड़ देता है। इसका मतलब साफ है, या तो वे निकलेंगे या फिर उनके नाम पर मछलियां स्कूल खोल लेंगी। सुबह होते ही दो विशाल चट्टानें सामने उभरी। उनके बीच समुद्र उबल रहा था। लहरें आपस में टकराकर ऐसे चीख रही थीं जैसे गुस्से में हो। जैसे ही ब्लैक टेम्पेस्ट उस रास्ते में घुसा, हवा में तेज सीटी जैसी अजीब आवाज गूंज उठी। राहुल ने ध्यान से सुनते हुए कहा, ये आवाज सामान्य नहीं है, कुछ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, हमें तैयार रहना होगा। तभी पानी के ऊपर 3 नावें उभरी। उन पर सफेद झंडे नहीं थे, बल्कि हड्डियों से बने डरावने निशान थे। इज़ाबेला का स्वर सख्त हो गया। उसने बताया, ये सायरन ब्रदरहुड हैं, जो लड़ाई से पहले सच नहीं बोलते बल्कि झूठ गाते हैं। इनका गाना सुनकर सब मदहोश हो जाते हैं। हवा में एक अजीब सा संगीत घुल गया। आवाज इतनी मोहक थी कि सीधे दिल को छू जाए। कबीर की आंखें धुंधली होने लगीं और वह बुदबुदाने लगा कि उसे लग रहा है उसकी एक्स उसे माफ कर देगी। राहुल ने जोर से उसे झगोरा और होश में रहने को कहा। इज़ाबेला ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज उस संगीत को काटती हुई गूंजी, और उसने साफ कहा कि यह गीत सच नहीं है, बल्कि उनके डर को आवाज दे रहा है। अगर वे हमारे दिमाग से खेलना चाहते हैं तो हम उनके भरोसे से खेलेंगे। तभी एक नाव आगे आई। उस पर नकाब पहने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसने आरव का नाम लेकर कहा कि उसके कदम बहुत तेज हैं। आरव ने आंखें संकरी करते हुए उसे नाम बताने या वापस जाने को कहा। नकाब हटते ही जला हुआ चेहरा सामने आया। मेरा नाम इल्यार है, और मैं कभी तुम्हारे पिता का दोस्त हुआ करता था। हम बहुत से एडवेंचर्स पर साथ गए थे। इज़ाबेला सन्न रह गई। यह नाम उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था। इल्यार यहाँ क्यों है? क्या यहाँ कोई बहुत अनमोल खजाना है? जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे हो वो सिर्फ सोना नहीं, बल्कि ऐसी सच्चाई है जिसने कई समुद्रों को डिबो दिया है। ये खजाना कम और फैमिली ड्रामा ज्यादा लग रहा है। चलो घर चलते हैं। इस खजाने में कुछ नहीं रखा। अचानक पीछे से हमला हुआ। सायरन ब्रदरहुड की 2 नावें ब्लैक टेम्पेस्ट से टकरा गईं। ये समझौता नहीं था, ये धोखा था। इल्यार हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। समुद्र में भरोसा सबसे महंगी चीज होती है। इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। अक्सर लोग धोखा देते हैं। लड़ाई भड़क उठी। तलवारें टकराईं और पानी लाल होने लगा। कबीर भागते हुए चिल्लाया, मैंने पहले ही कहा था चाय पे बैठकर बात कर लेनी चाहिए थी। अब ऊपर जाकर बात करने का क्या फायदा? इज़ाबेला ने एक नाव को आग के हवाले कर दिया। दूसरी ओर आरव इल्यार के सामने खड़ा था और उसे आखिरी चेतावनी दी कि या तो वह उसके साथ खड़ा हो या समुद्र के नीचे जाए। इल्यार हंसा और पानी में छलांग लगा दी। जाते जाते उसने कहा कि अभी नहीं। आरव, सच का वजन वह अभी नहीं उठा पाएगा। धीरे धीरे लहरें शांत हो गईं। स्टॉर्म सिस्टर्स रीफ पीछे छूट चुका था, लेकिन सच्चाई अब और पास आ चुकी थी। ब्लैक टेम्पेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पीछे स्टॉर्म सिस्टर्स रीफ छूट चुका था, लेकिन वहाँ बोया गया डर अब भी जहाज के साथ साथ चल रहा था। आसमान में सूरज मौजूद
था, फिर भी उसकी रोशनी ठंडी लग रही थी, जैसे गर्मी नहीं बल्कि चेतावनी दे रही हो। डेक पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा भारी होता है। आरव जहाज के अगले हिस्से में खड़ा था। उसके हाथ में वही पुराना नक्शा था जिसे वह न जाने कितनी बार देख चुका था, लेकिन आज पहली बार उसे उससे डर लग रहा था। इल्यार ने जो कहा था वो खजाने को लेकर नहीं था, बल्कि उससे खुद जुड़ा हुआ था। कुछ सच ऐसे होते हैं जो देर से सामने आते हैं, ताकि इंसान पहले मजबूत बन सके। मुझे बस इतना जानना है कि जिस द्वीप पे हम जा रहे हैं वहाँ खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि डर के साथ साथ उसे भूख भी लग रही है। अगर हम जिंदा रहें तो सब कुछ मिलेगा, बिरयानी, समोसा, शवारमा, सब मिलेगा। दोपहर होते होते समुद्र के बीच एक द्वीप उभर आया। उसके पेड़ काले थे, हवा में अजीब सी सरसराहट थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई पक्षी नहीं था। इसका मतलब है हम बहुत करीब हैं और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और पता नहीं क्या क्या देखने मिलेगा। जहाज का लंगर डाला जाए और सभी हथियार तैयार रखें। इस टापू पर बहुत खतरा है, सब सतर्क रहना, बड़ा खतरा आने वाला है। जैसे ही सबने द्वीप की जमीन पर पहला कदम रखा, हवा भारी हो गई। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें देख रही हो। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, आरव। सब चौंक गए। आरव आगे बढ़ा और पूछा कि वहां कौन है। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक बूढ़ा आदमी, लंबे बाल और आंखों में गहरा पछतावा। ये इंसान नहीं है, ये शापित लोग हैं। इन्हें श्राप मिला था और ये जब से भटक रहे हैं। मैं वही हूँ जो पीछे रह गया था, आरव के पिता का साथी। हम साथ ही थे। ये सुनते ही आरव की सांस रुक गई। उसने बेसब्री से अपने पिता के बारे में सच बताने को कहा।